गुड मॉर्निंग। टेक लर्न टुगेदर में फिर से आपका स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी को एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर पढ़ा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आज से लगभग 2700 वर्ष पहले 600 BC में साइकोलॉजी की शुरुआत एज ए स्टडी ऑफ सोल हुई थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे साइकोलॉजिस्ट और थिंकर्स की और फिलोसफर्स की इस विषय में समझ बढ़ी और इसका एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में डेवलपमेंट हुआ। तो इसकी एक जर्नी है बड़ी लंबी, उसी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए एबिंगहॉस हैं, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। लॉन्ग पास्ट इसलिए क्योंकि इसका लगभग 2700 वर्ष पुराना अतीत रहा है, और शॉर्ट हिस्ट्री इसलिए क्योंकि लगभग 600 BC में स्टार्ट हुआ, फिर 400 BC में तक कुछ काम हुआ। उसके बाद यहाँ पे 16वीं शताब्दी से आकर के धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव हुए। तो वहाँ 600 BC टू 400 BC और उसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद से बदलाव आना शुरू हुआ। तो इसी वजह से एक लंबा गैप रहा, इसीलिए इसका जो इतिहास है वो बड़ा छोटा है। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। पहले मनोविज्ञान फिलॉसफी या दर्शन का एक भाग हुआ करता था, और फिलॉसफी को 3 अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया था: नेचुरल फिलॉसफी, मोरल फिलॉसफी और मेंटल फिलॉसफी। जो नेचुरल फिलॉसफी है उसमें वो सब्जेक्ट्स आते थे जो नेचर के रूल्स या नेचुरल लॉज पे काम करते हैं, उन पर बेस्ड हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। मोरल फिलॉसफी वो सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे जो कि मैन मेड हैं और जो कि उन सिस्टम्स पे, जैसे कि सोशल सिस्टम, मोरल वैल्यूज़, इन पे काम पे बेस्ड हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। वहीं मेंटल फिलॉसफी का पार्ट साइकोलॉजी था। तो साइकोलॉजी धीरे धीरे फिलॉसफी से अलग हुआ और एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुआ, जो कि अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरा है। वो स्टेजेज, शुरुआत होती है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ सोल, दूसरी है साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ माइंड, तीसरी है साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद अभी का जो दौर चल रहा है साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जो फर्स्ट 2 फेजेस हैं ये फिलॉसफी वाली दौर से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको हम फिलोसफिकल फेज कह सकते हैं। जो थर्ड फेज है साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ से इसका वैज्ञानिक दौर शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी पहली प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। साथ ही साथ जो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है ये यहाँ पे पब्लिश हुई। तो ये यहाँ से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक दौर शुरू हुआ। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ सोल, आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। हमने कहा 600 BC, वहाँ पर जो एंशियंट ग्रीक लिटरेचर है वहाँ पर मनोविज्ञान के होने के प्रमाण मिलते हैं, और वहाँ से लगभग 16वीं शताब्दी तक साइकोलॉजी को आत्मा के अध्ययन के रूप में इसका पढ़ा जाता था और माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। इसके जो प्रमुख समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते और रुडोल्फ गोकल जैसे प्रमुख समर्थक थे। इनमें से रुडोल्फ गोकल को ये माना जाता है कि इन्होंने साइकोलॉजी टर्म यूज़ किया था पहली बार, लेकिन इससे पहले मार्को मैरोलिक हैं जो कि क्रोएशियन पोएट, जज और एक ह्यूमनिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले ये माना जाता है कि साइकोलॉजी टर्म दिया था। साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ सोल को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आत्मा के लिए माना जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कोई रंग रूप स्वरूप नहीं है, तो इसका अध्ययन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अगर इसका अध्ययन करना मुश्किल है तो इसको परिभाषित करना भी मुश्किल है। तो जब इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो अगला दौर शुरू हुआ साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ माइंड, मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान, ये लगभग 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी तक चला, और इसके प्रमुख समर्थक थे लेबनिज, हॉब्स, लॉक, कांट और ह्यूम। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन न होकर के मन का अध्ययन है, मन या माइंड। लेकिन यहाँ पे भी फिर से प्रॉब्लम आई, क्योंकि मन जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, अमूर्त है, उसे भी देखा नहीं जा सकता। तो देखा नहीं जा सकता तो उसका स्टडी करना वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि जो माइंड है क्या वही ब्रेन है, या ब्रेन ही माइंड है, या दोनों ही एक ही हैं, ब्रेन और माइंड। क्योंकि ब्रेन फिजिकल फॉर्म में है हमारे शरीर में, वहीं मन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो दोनों में ही कन्फ्यूजन था, तो इसीलिए यहाँ पे भी फिर से व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी आई।
इसलिए यहाँ पर भी स्टडी ऑफ माइंड को रिजेक्ट कर दिया गया। ये दोनों ही फेजेस साइकोलॉजी की दर्शन से जुड़ी हुई थी, इसीलिए दोनों फिलोसफिकल फेज के अंदर आती हैं। लेकिन इसके बाद साइकोलॉजी को एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में पढ़ा जाने लगा। यहाँ से एक साइंटिफिक दौर शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई साइकोलॉजी की, और इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर, इन लोगों ने इसे मुख्य रूप से सपोर्ट किया। इसमें से विलियम वुंट का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है शुरुआती दौर से। इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में स्थापित थी। इसको अभी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पे मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोग किए और मनोविज्ञान को एक सेपरेट डिसिप्लिन, एक अलग विषय के रूप में विकसित होने में मदद की। इसके बाद विलियम जेम्स हैं, इन्होंने मनोविज्ञान की पहली किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में, और इन्होंने इसमें साइकोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया, द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एज सच। कॉन्शियसनेस का उसी रूप में व्याख्या और वर्णन करना ही मनोविज्ञान है। इसी किताब में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म दिया था। इन्हीं के साथ साथ जेम्स सली हैं, उन्होंने भी मनोविज्ञान को एज ए साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड के रूप में इन्होंने डिफाइन किया। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर हैं, वो भी विलियम वुंट के ही शिष्य रहे हैं, और ये भी एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने भी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में ही साइकोलॉजी को डिफाइन किया। इन लोगों ने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है या इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, हमारे जो तात्कालिक अनुभव हैं, वो जो हमारी एक अवेयरनेस है अबाउट आवर इनर वर्ल्ड और अबाउट आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया है तत्काल में, वर्तमान में, या फिर जो हमारे अंदर की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वही सब हमारे क्या हैं, चेतन में हमारे समाहित होते हैं। जो भी अभी हमारे सामने चल रहा है और जो हमारे मस्तिष्क में अभी तत्काल में क्रियाएं चल रही हैं, वो सभी हमारे चेतन में समाहित होती हैं। और ये चेतन बना होता है, ये कॉन्शियसनेस बनी होती है सेंसेशन से, फीलिंग से, और साथ साथ इमेजेस से। तो सेंसेशन, फीलिंग और इमेजेस मिल करके हमारी चेतना का निर्माण करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जितने भी मनोविज्ञान को एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हैं, उन सबको स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, संरचनावादी, क्योंकि ये मानते हैं कि जो चेतन है वो उसकी कुछ संरचनाएं हैं, और अगर उन संरचनाओं का अध्ययन कर लिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो हम कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक मेथड दिया जिसे कि इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अंतःदर्शन। अंतःदर्शन खुद के अंदर झांकना, लुक विद इन, मतलब जो हमारी चेतना है उसका अध्ययन करना इंट्रोस्पेक्शन की मदद से, अंतःदर्शन की मदद से। इसके भी रीज़न रहे कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात की, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात नहीं की। जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस है वो हमारे व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, या हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इन्होंने इस अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की कभी भी बात नहीं की। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो इंट्रोस्पेक्शन है वो व्यक्तिगत है, हर एक व्यक्ति अपने विषय में खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेगा, तो हर एक व्यक्ति के आधार पर ये एक सब्जेक्टिव मेथड हो गया, ठीक है। और तीसरा, साथ साथ जो ये मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, सिर्फ वही लोग कर सकते थे जो कि साधारण हैं। अगर एबनॉर्मल है, जैसे कि कोई मेंटली रिटार्डेड है, पागल है, मानसिक रूप से तेज नहीं है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद का इंट्रोस्पेक्शन करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स तक ही सीमित था, जानवर स्वयं का अंतःदर्शन नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं कि जो व्यवहार का अध्ययन है वो सिर्फ मनुष्यों का नहीं है, व्यवहार सभी प्राणियों का व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इन तीनों की ही वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो दौर शुरू होता है वो है साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो वॉटसन हैं, विलियम मैकडूगल हैं, स्किनर हैं, वुडवर्थ हैं, मॉर्गन हैं, पिल्सबरी हैं। तो इन लोगों ने इसको एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा, और यही सारे साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं, व्यवहारवादी कहलाते हैं। विलियम मैकडूगल ने पहली बार
2005 में किताब लिखी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिन्होंने इसमें पहली बार मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ये लिखते हैं कि साइकोलॉजी इज़ ए पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो यहाँ पर इन्होंने कंडक्ट, आचरण जो शब्द है वो यूज़ किया था, लेकिन 1908 में इन्होंने अपनी अगली दूसरी पुस्तक लिखी, किताब लिखी, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। और यहाँ पर इन्होंने कंडक्ट की जगह में प्रॉपर बिहेवियर टर्म यूज़ किया। तो बिहेवियर को इंक्लूड किया जाने लगा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में। इसके बाद 1911 है। 1911 में पिल्सबरी फिर से साइकोलॉजी को एज ए बिहेवियर डिफाइन करते हैं। साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे इनके साथ एक दिक्कत ये रही कि इन्होंने साइकोलॉजी को सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर तक, जो मनुष्य है उसके व्यवहार तक ही सीमित रखा। लेकिन 1913 में वॉटसन ने इसमें एनिमल बिहेवियर भी टर्म जोड़ दिया। तो अभी जो मनोविज्ञान था वो बोथ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल बिहेवियर, मतलब लगभग सभी जितने भी प्राणी हैं उनके व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा। 1923 में विलियम मैकडूगल की एक तीसरी किताब है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने साइकोलॉजी को और ज़्यादा एलेबोरेट किया और विस्तृत रूप से इसको परिभाषित किया, जैसे कि साइकोलॉजी इज ए साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। जैसे मनोविज्ञान एक विज्ञान है, विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसका लक्ष्य हमें जीव के संपूर्ण व्यवहार की समझ तथा नियंत्रण प्रदान करता है। तो ये सभी लोग मिलकर के मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने में लगभग सफल रहे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ ये देखी कि इन्होंने व्यवहार को सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो हमारा बाह्य व्यवहार है, एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो कि हमारा ओवर्ट बिहेवियर है, इस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। जबकि अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ओवर्ट बाह्य व्यवहार है वो ज़्यादातर हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, आंतरिक व्यवहार, कोवर्ट बिहेवियर है, उसके द्वारा ही निर्धारित होता है, डिटरमाइन होता है। इसीलिए जो अब जो डेफिनेशंस कही जाती हैं वो ज़्यादातर इंक्लूड करती हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बिहेवियर, कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर को। जैसे एटकिंसन, स्मिथ एंड हिलगार्ड की एक डेफिनेशन है जो कि उन्होंने अपनी बुक है उनकी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जो उन्होंने 1987 में लिखी, वो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं एज साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मतलब मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो यहाँ पे दोनों ही तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बिहेवियर को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आज जो प्रेजेंट कंडीशन है वहाँ पर हम साइकोलॉजी को एज ए ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही रूप में हम पढ़ते हैं, और उसमें दोनों ही बिहेवियर्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। तो एक शॉर्ट जर्नी है जो कि बड़े लंबे 2700 वर्ष में इन्होंने पूरी की है, माइलस्टोन्स अचीव किए, और साइकोलॉजी सोल टू बिहेवियर तक पहुंची है। आगे भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, एक डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस के रूप में यहाँ पे अभी भी विकसित हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।